हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल इंग्लिश ओवर चाय. आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सीबीएसई बोर्ड की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th की, उसका सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, विच इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ. क्यों? क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी है. सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ कोर्स जो ऑथर होते हैं वो खुद ही अपनी स्टोरी के बारे में लिखते हैं. आई होप आप सबको ये बात पता होगी. जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल गई. सो ये एक जो आपका चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है. एक्सर्प्ट का क्या मतलब होता है? एक्सर्प्ट का मतलब होता है किसी नॉवल से या किसी स्टोरी से, किसी बायोग्राफी से जब हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, उसे कहीं पब्लिश करते हैं चैप्टर के फॉर्म में या अलग कहीं पढ़ने के लिए, तो उसको एक्सर्प्ट बोला जाता है, उस छोटे से हिस्से को. तो वैसे ही जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है नेल्सन मंडेला ने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का ही एक एक्सर्प्ट, एक छोटा सा हिस्सा आपके सिलेबस में, आपके बुक में चैप्टर के फॉर्म में मेंशन किया गया हुआ है. सो ये जो चैप्टर बेसिकली आपका नेल्सन मंडेला की जो लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं फ्रीडम के लिए, जो उनकी एक लगातार संघर्ष रहा है, उसके बारे में चैप्टर है. बहुत ही इंकरेजिंग चैप्टर है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला चैप्टर है. ना आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर टुडे. आज जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ऑथर के बारे में यानी कि नेल्सन मंडेला के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. उसके बाद आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी. फिर वन लाइनर्स में 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. वन लाइन के या वन वर्ड के भी कई बार आंसर्स उसमें होते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं चैप्टर में, वो उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि आपकी भी एक सेल्फ एनालिसिस हो जाए कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया. तो आप खुद देख सकते हैं कि उन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने आंसर कर पा रहे हैं. तो ये आपकी इवैल्यूएशन के लिए है. आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. लास्ट में बस ग्लॉसरी है. डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी मुझे लगे थे चैप्टर में होंगे, उसको मैंने वीडियो में भी, चैप्टर समझाते समय भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. बट एक आपकी कन्वीनियंस के लिए लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैंने ग्लॉसरी के फॉर्म में भी दे रखा है, जो भी उसकी सिंपल से सिंपल मीनिंग वहाँ पे है, और प्रोनाउंसिएशन भी है कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. सो आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा, एंड यू विल लाइक इट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में. नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका इन 1918. साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे 1918 में. ही वॉज अ लॉयर एंड अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड. एक बहुत बड़े लॉयर रहे हैं और पॉलिटिकल, राजनीति चीज़ों में, राजनीतिक मुद्दों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. और ये उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स में से थे जिन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी. अपार्थीड का क्या मतलब होता है? एक सिस्टम ऐसा जिसमें लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि रंग के भेद पे, रंग के आधार पर एक दूसरे को अलग करना, या ऑपरेशन करना, कि हम तो वाइट स्किन टोन वाले हैं तो हम ब्लैक स्किन टोन के लोगों को के साथ अत्याचार करेंगे या उनके ऊपर उनको नीचे दबाएंगे. तो ये अपार्थीड का सिस्टम था. इसके लिए नेल्सन मंडेला ने भी बहुत ब्रेवली लड़ाई लड़ी है इस चीज के खिलाफ. ही वॉज imprisoned for 27 years for his activism. और इस एक्टिविज्म के लिए, ये जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था, उनका जो एक जो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, उसके लिए उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था. इट इज अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज्यादा टाइम है ये. और सोचिए कितना इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा कि सही चीज के लिए लड़ने के लिए भी उनको 27 साल की जेल में रहने जैसी चीज का सामना करना पड़ रहा है. He became the first black president of South Africa in 1994. 1994 में ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि पहले ब्लैक स्किन टोन के प्रेसिडेंट बने थे. और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए. ही वॉज अ सिंबल ऑफ होप एंड रिकनसाइलेशन फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड. उम्मीद की और पीसफुलनेस, एक शांति का प्रतीक है ये दुनिया भर के लोगों के लिए. एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है नेल्सन मंडेला. Up, let's begin with the chapter explanation. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration.
10th में, ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं, या कहीं पे भी आपको भी लॉन्ग में भी अगर कहीं मेंशन करना हो, सो रिमेंबर दिस डेट। 10th मई का जो दिन था, डॉन मतलब सूर्योदय होना, सूरज निकलना, वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। क्यों कहा गया है ब्राइट और क्लियर था? क्या बाकी दिन ब्राइट और क्लियर नहीं दिखता है सूरज जब उगता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो ब्राइट और क्लियर इसलिए था क्योंकि वहां के लोगों को, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनके लिए वो एक बहुत ही खास दिन था। इसलिए वो जो सूरज उगा था वो उनके लिए और भी ज्यादा चमकदार और भी ज्यादा क्लियर था। ब्राइट था मतलब एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ वहां के लोगों के लिए इशारा कर रहा है। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पे जो I word यूज हुआ है, ये नेल्सन मंडेला चूंकि लिख रहे हैं तो उन्होंने अपने लिए यूज किया है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा खुश थे। प्लेजेंटली मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। प्लेजेंटली बिसीज्ड का क्या मतलब होता है? बिसीज्ड का मतलब होता है घेर लेना, घिरा हुआ। कि वो किससे घिरे हुए थे? डिग्निटरीज के द्वारा घिरे हुए थे। डिग्निटरीज मतलब जो बहुत ही बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गया, बहुत ही नामी गिरामी इज्जतदार जो लोग होते हैं, उनको डिग्निटरीज कहते हैं। तो पास्ट फ्यू डेज से जो नेल्सन मंडेला है वो कह रहे हैं कि मैं जो थी था वो बहुत ही प्रसन्नचित्त था, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मैं घिरा हुआ था डिग्निटरीज के द्वारा, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, जो कि किस लिए आए थे? हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। जो इनॉग्रेशन होने से पहले अपना रिस्पेक्ट, अपना एक वो पे करने के लिए आए थे, एक अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। एक बहुत ही बड़ा इवेंट या इनॉग्रेशन जिस चीज का होने जा रहा था। इनॉग्रेशन का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई नई चीज, जब कोई काम शुरू करने जा रहा होता है, या कि कोई बहुत स्ट्रगल के बाद या कोई नई चीज शुरू होने वाली होती, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई दुकान खोली है, तो आप इस तरह से रिबन बांधते हैं। कोई स्टोर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने रिबन बांध दिया और किसी आपके जो खास लोग हैं उससे, किसी से आपने इस तरह से सिजर्स से कट करके, उसको कहते हैं हम इनॉग्रेट करना। यानी कि ये किसी नई चीज की अब शुरुआत हो गई है। तो वो भी इनॉग्रेशन से पहले जो वर्ल्ड लीडर्स है वो अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहां पर आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉइल का क्या मतलब है? साउथ अफ्रीका की मिट्टी में या साउथ अफ्रीका की जो जमीन थी, वहां पे पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर्स की हुई थी, जो कि आए थे किस चीज के लिए? इस इनॉग्रेशन के लिए। तो ये जो इनॉग्रेशन था ये सबसे बड़ी गैदरिंग आज तक की साउथ अफ्रीका की रही थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. अब ये भी आप याद रखिएगा, ये जो प्लेस का नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सेरेमनी थी, यानी कि जो भी इनॉग्रेशन के जो सेरेमनी होने वाली थी, जो भी कार्यक्रम होने वाला था, वो एक लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये खुला जैसे मैदान नहीं होता है, जैसे आपने क्रिकेट स्टेडियम अगर देखा हो, इस तरह से चारों तरफ गोलाई में पब्लिक बैठती है। ये जो आपको दिख रहा है ये सब सीढ़ियां हैं, यहाँ पे लोग पब्लिक बैठती है, और यहाँ बीच में कोई सेरेमनी या जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट होना होता है वो होता है। तो जितनी भी ये जो सेरेमनीज थी वो एम्पी थिएटर में हुई थी। एक बहुत सुंदर सा सैंडस्टोन से बना एम्पी थिएटर था, जो कि कहाँ पे स्थित था? कहाँ पे वो एम्पी थिएटर था? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेरिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग्स जो थी प्रेरिटोरिया नाम की जगह पे, वहां पर ये सारे इनॉग्रेशन की सेरेमनी होनी थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. फॉर डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब होता है कई दशकों से। एक दशक या एक डेकेड जो होता है वो 10 years का होता है। तो कई दशकों से, कई डेकेड से व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट रहा है ये जो सेंटर है। व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब कि जितने भी वहां पे प्रेसिडेंट या बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठते थे, वो सब व्हाइट स्किन टोन वाले होते थे, जो व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग होते थे। सुप्रीमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता, कि हमारा राज है यहाँ पे। व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट रहा है, यानी कि वही लोग वहां पे इलेक्ट होते थे और वही लोग वहां पर राज करते थे। लेकिन
लेकिन अब ये क्या था, अब चीज़ें बदल चुकी थी। अब ये एक साइट था, अब ये एक ऐसी जगह थी जो कि रेनबो गैदरिंग, रेनबो से यहाँ क्या मतलब है, जैसे रेनबो को हम कहते हैं ना इंद्रधनुष की कई सारे रंग होते हैं, वैसे ये भी एक रेनबो गैदरिंग थी। रेनबो गैदरिंग मतलब हर एक स्किन टोन का व्यक्ति वहाँ मौजूद था, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो व्हीटिश स्किन टोन का हो। अलग-अलग जो स्किन टोन के लोगों के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे रेनबो कहा गया है। रेनबो गैदरिंग थी अलग-अलग कलर्स के लोगों की, यानी कि गेहुआ रंग या डार्क कॉम्प्लेक्शन या गोरा कॉम्प्लेक्शन, इस तरह के से यहाँ पे कलर्स से मतलब है। और नेशंस के लोगों का किस चीज के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशनल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को किसी सिस्टम को या किसी चीज को सेटअप करना, या किसी प्लेस पे किसी चीज को रखना। जैसे आपने सुना होगा कि इस चीज को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको सेटअप कर दो, इसको फिक्स कर दो। तो वैसे ये भी जो रेनबो गैदरिंग थी अलग अलग कलर के लोगों की और नेशंस की, ये किस लिए थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब आप सबको आई होप कि पता होगा, डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे वोटिंग से कोई राजा महाराजा नहीं होता, बल्कि लोगों के वोट के द्वारा जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये क्यों हुआ था कि ये सारे लोग क्यों अलग अलग रंगों के जमा होते, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब कि यानी कि सिर्फ गोरे लोग ही वहां पे प्रेसिडेंट बनेंगे या ऊंची पोस्ट लेंगे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना किसी रेस के, बिना किसी रंग भेद के, एकदम साफ, कोई भी पार्शियलिटी नहीं, ऐसी इम्पार्शियल गवर्नमेंट पहली बार इंस्टॉल होने जा रही थी, पहली बार वहां पे सेटअप होने जा रही थी। उसके लिए ये सारे लोग गैदर हुए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं ये चैप्टर में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही डिटेल में और एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊं, ताकि आपको अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाए। सो अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आ रहा है या कुछ है, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट या मुझे आप मेल कर सकते हैं। जो भी आपके सजेशंस होंगे वो सर आंखों पर होंगे। ओके, so let's see. Next is, on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D Clerk was first sworn in as the second deputy president. Then Thabo Mbaki was sworn in as first deputy president. अब वो एक बहुत ही लवली सा ऑटम का दिन था, ऑटम का महीना चल रहा था, उसका एक दिन था। और जो आई यहाँ पे यूज हुआ है वो नेल्सन मंडेला अपने यूज कर रहे हैं कि आई वॉज अकम्पनीड, यानी कि नेल्सन मंडेला को अब कंपनी किया था। उनके साथ कौन थी, उनकी डॉटर जिनानी थी। जो पोडियम था, पोडियम आपने देखा होगा, अभी तो मेरे पास फिलहाल इमेज नहीं है, बट जब भी कोई माइक स्टेज पे जाता है, कोई बोलने के लिए माइक पे, तो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर सा बना होता है, अपना कुछ सामान, कोई फोन है या कुछ है, वो उस पे रख सकते हैं, और उसी में ही एक माइक लगा होता है और उस पे लोग खड़े होके बोलते हैं। स्कूल्स वगैरह में वो जो स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का, उसमें स्कूल का नाम, लोगो वगैरह होता है, वो पोडियम कहलाता है। तो पोडियम पे कौन था, पोडियम पे मिस्टर डी क्लैर्क थे। उन्होंने सबसे पहले स्वॉन किया। स्वॉन किया मतलब कसम खाई, खाना, मतलब शपथ लेना, ओथ लेना। सबसे पहले उन्होंने ओथ लिया मिस्टर डी क्लैर्क ने। किस चीज के लिए शपथ खाई थी, किस पोस्ट के लिए, कि वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो गए, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए। और थाबो एम्बाकी जो थे, उन्होंने शपथ ली थी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ लेने वाले थे। थाबो एम्बाकी जो थे वो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और डी क्लैर्क जो थे वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनने वाले थे। ओके, When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, अब जब उनकी टर्न आई, जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई, तो उन्होंने क्या प्लेज किया, क्या शपथ ली, उन्होंने ये शपथ ली कि वो ओबे करेंगे, वो मानेंगे और अपहोल्ड करेंगे, यानी कि हमेशा ऊपर उठाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका की उसे, और अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देंगे। डिवोट करने का मतलब होता है अपने
टाइम, अपने एफर्ट, अपनी पूरी लाइफ कभी-कभी किसी को समर्पित कर देना, पूरा डेडिकेशन के साथ अपने आप को झोंक देना किसी चीज़ में, कि वो भी अपने आप को बिल्कुल झोंक देंगे, अपने आप को लग समर्पित कर देंगे रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि जो कंट्री और उसके लोग हैं, उनकी वेल-बीइंग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी अच्छाई के लिए वो अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देंगे, ठीक है? अपने आप को लगा देंगे। और जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे, असेंबल्ड मतलब एकत्रित जो मेहमान थे, यानी कि जो जगह-जगह से लोग आए थे, इकट्ठे हुए थे गैदरिंग, वो जो सारे मेहमान थे, गेस्ट्स थे और जो भी दुनिया, पूरी दुनिया जो देख रही थी, तो उसपे नेल्सन मंडेला ने क्या स्पीच दी थी, उस उन्होंने स्पीच में कहा, "Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud." अब उन्होंने स्पीच में कहा कि आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब ही जो हमारी सबकी यहाँ पे प्रेजेंस है, यानी कि आज के दिन आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबकी यहाँ जो प्रेजेंस है, कन्फर ग्लोरी एंड होप, हम सब कन्फर करते हैं। कन्फर मतलब बेस्टो करना, मतलब किसी को पर्टिकुलर ऑनर देना, कोई टाइटल देना, कोई अथॉरिटी देना, किसी के ऊपर डाल देना कि आपसे, आपको मैं ये चीज़ के लिए नियुक्त करता हूँ, या ये चीज़ आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने क्या किया, हमने किसी को अपनी चीज़ें, या नहीं भी अपनी चीज़ें, तो कोई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी। तो कन्फर ग्लोरी एंड होप, कि आज जो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब दे रहे हैं, हम सब अपनी तरफ से दे रहे हैं क्या चीज़, ग्लोरी, एक बहुत ही प्रतिष्ठा, और होप, उम्मीद। ग्लोरी मतलब बहुत ही ग्लोरियस होना, महान हो करके कोई चीज़ बहुत ही जगमगाती हुई दिखना, और उम्मीद दे रहे हैं एक न्यूबॉर्न लिबर्टी को। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी। कि ये जो नई-नई न्यूबॉर्न अभी-अभी जन्मी लिबर्टी है, अभी-अभी जन्मी जो फ्रीडम है, उसको हम सब लोग उस बात के साक्षी हैं, हम सब उसको एक नई उम्मीद दे रहे हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पुराना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, ह्यूमन डिज़ास्टर, वो यहाँ पे अपार्थीड की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वाक़ई में एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही अलग किस्म का था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि ऑर्डिनरी नहीं था, बहुत बड़ा, एक अलग सा वो ह्यूमन डिजास्टर था, जिसको लोगों ने बहुत ही पीड़ा, बहुत ही दुख दर्द सहे हैं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक रहा है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब ये जो डिजास्टर रहा है इतना बड़ा, जो इतने लंबे समय तक रहा है, वो जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने, उनके एक्सपीरियंसेस से अब क्या निकल के आना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी अब निकल के आनी चाहिए जिसपे सारी मानवता को, सारी ह्यूमैनिटी को गर्व हो। यानी कि जब आपने देखा होगा, जब कोई चीज़, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कोई चीज़ को बर्दाश्त करते हैं या सहते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो मैं उसका रिवेंज लूँगा, उसका बदला लूँगा, प्रतिशोध लूँगा, और वो अपने तरीके से उसको रिवेंज लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर कुछ सही नहीं होता है, तो वो उसको एक इस तरह से करते हैं कि मेरे साथ अगर ये हुआ है तो आई विल मेक श्योर कि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। तो यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि आज जो हम सब लोग मौजूद हैं, हम सब कन्फर करते हैं, हम सब देते हैं ग्लोरी और होप, उम्मीद देते हैं। ये जो नई-नई हमें लिबर्टी मिली है, जो नई-नई हमें फ्रीडम मिली है, जो हमारा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है, कि हमारे साथ इतना गलत हुआ है, जो अपार्थीड की सिचुएशन हमने फेस की है, ये डिज़ास्टर जो इतने लंबे समय तक हम सब ने झेला, जो इतना ज़्यादा हमारे अंदर ज़ख्म, इतना तकलीफ़ हमें दी है, अब उससे एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए जिस पे सारी मानवता को गर्व हो। कहने का मतलब है कि अब हमको चाहिए कि हम ऐसा करें कि जो हमारे साथ हुआ, हम बदले में वो उसका रिवेंज ना लेकर के हम कहें कि नहीं, अब ये चीज़ मेरे साथ हुई है, अब हम सेम टू सेम सामने वाले को नहीं देंगे, जब बल्कि हम और बेहतर देंगे, कि वो सामने वाला उस चीज़ को ना फेस करे जो हमने जो चीज़ फेस की है, या जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो यही नेल्सन मंडेला भी कहना चाहते हैं, कि जब हमने इतने दुख तकलीफ सही है, तो अब हम जो सोसाइटी बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि सारी मानवता को उस पे गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been
given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. ओके, आउटलॉज का क्या मतलब होता है? अपराधी। कि हम लोग, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो सब क्रिमिनल्स थे, हम लोग जो सब अपराधी थे नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी कुछ समय पहले, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है हम लोगों को अपराधी हुए, अभी कुछ ही समय पहले जो हम सब लोग क्रिमिनल्स थे, आज हम लोगों को ये रेयर प्रिविलेज मिला है। ये प्रिविलेज मतलब होता है कोई चीज़ की आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले, या कोई चीज़ की आपको, आप खुश नसीब हैं कि आपको ये चीज़ मिली है, कि आज हम लोग जो क्रिमिनल्स की तरह थे अभी कुछ ही समय पहले, आज हमको ये रेयर, बहुत ही कम, मतलब बहुत मुश्किल से ऐसी एक प्रिविलेज मिली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर दुनिया भर के नेशंस के लोगों को होस्ट कर सके, उनके मेज़बान बन सके, वो हमारे यहाँ मेहमान की तरह आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब क्या कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला, कि हम सब, वी का यहाँ मतलब है कि नेल्सन मंडेला अपनी बात कर रहे हैं और अपनी कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो सबको एड्रेस, सबको शामिल करते हुए अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम सब जो है, जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो सम्माननीय है, या जिनके एक अलग सी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, कि जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं, जो कि डिस्टिंग्विश्ड हैं, यानी कि बाकी कॉमन लोगों से जो अलग है, बहुत ही सुपीरियर है, उन सबको हम सब थैंक करते हैं, हम सब साउथ अफ्रीका के लोग थैंक करते हैं कि उन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो आ करके हमारे लोगों के, हमारे कंट्री के लोगों के साथ जुड़े, वो उन लोगों को उन्होंने, पोजेशन का मतलब हुआ यहाँ पे कि उनको पोजेस किया, मतलब उनके साथ वो रहे, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो कि एक कॉमन विक्ट्री है, यानी कि जो हमारे गेस्ट्स हैं और हमारे जो कंट्री के लोग हैं, हम सब के लिए एक कॉमन, एक समान विक्ट्री है ये। कि किस चीज़ की विक्ट्री हुई है? ये जस्टिस की, न्याय की विक्ट्री हुई है, शांति की विक्ट्री हुई है, और एक ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई है। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो आत्मसम्मान होता है, आपकी जो इज्जत होती है, खुद की ऑनर होता है, उसको बचाने के लिए, उसकी जीत के लिए, ये किसी का मेरा तेरा नहीं है, ये हम सबकी विक्ट्री है, हम सबकी जीत है, कहने का ये मतलब है। We have at last achieved our political emancipation. At last, finally, मतलब आखिरकार हमने अपना पॉलिटिकल, अपना राजनीतिक इमेंसिपेशन पा ही लिया। इमेंसिपेशन का मतलब होता है वही, अगेन, लिबरेशन, यानी कि फ्रीडम। हमको इमेंसिपेशन मिल गया, यानी कि हमको फ्रीडम मिल गई। एट लास्ट हमें हमारी राजनीतिक आज़ादी मिल ही गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अभी क्या कहते हैं कि हम लोग यानी कि जो नेल्सन मंडेला और उनकी जो भी अब एक टीम बनेगी, बड़ी बड़ी जो पोस्ट, जैसे कि आपके फर्स्ट डेप्यूटी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, और भी जो मिनिस्टर्स होंगे, कि हम सब जो ये अब अथॉरिटी में आ गए हैं, हम सब लोग ये प्लेज करते हैं, ये शपथ लेते हैं खुद, कि हम अपने जैसे जो हमारे लोग हैं, यानी कि हमारे जो रेस के लोग हैं या कंट्री के लोग हैं, उनको हम लिबरेट करेंगे, उनको हम फ्री करेंगे, आज़ाद करेंगे। जो किस चीज़ से आज़ाद करेंगे? जो कंटिन्यूइंग, जो लगातार चलती आ रही बॉन्डेज है, बंधन है। किस चीज़ का बंधन? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का। डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना या किसी चीज़ की कमी होना। जो मतलब जो चीज़ें आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनकी कमी होना। जो दुख दर्द है, जो जेंडर के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि मेल फीमेल का जो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और भी जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव जो है, उन सब चीज़ों से, यानी कि गरीबी से,
किसी चीज़ की कमी से, दुःख दर्द से, जो जेंडर और बाकी के भेदभाव हैं, उन सारे बंधनों से जो लगातार चलते आ रहे हैं, हम लो जो लोग यहाँ पे अथॉरिटी के हैं, हम अपने लोगों को उससे आज़ाद करवाएँगे। ये वो अपनी स्पीच में कह रहे हैं। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. फर्दर वो अपनी स्पीच में क्या कहते हैं? फर्दर वो कहते हैं कि कभी भी, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, आगे कभी भी इस ब्यूटीफुल सी लैंड पे, इस खूबसूरत सी साउथ अफ्रीकन लैंड पे कभी भी ऑपरेशन किसी को एक्सपीरियंस नहीं करने पड़ेगा किसी और के द्वारा। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी के आगे दब जाना, या फिर क्रुएलिटी, किसी ऑप्रेस करना किसी को, मतलब उसके प्रति क्रुएलिटी दिखाना, या अनजस्ट होना, उसके प्रति पार्शियलिटी करना, ये सब जो चीजें होती है वो ऑपरेशन करना कहलाती हैं। कि आज के बाद कभी भी इस खूबसूरत जमीन पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा किसी का किसी और के द्वारा, कभी भी ये ऑपरेशन फेस नहीं करेंगे यहाँ के लोग। कभी भी जो सूरज है वो नहीं ढलेगा ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि ये जो बहुत ही जगमग, ग्लोरियस मतलब बहुत ही जगमगाता हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा, रोशनी भरा जो ह्यूमन अचीवमेंट है हमारा, कि हम अब किसी को ऑप्रेस नहीं होने देंगे, किसी को के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। इस चीज का जो उगता हुआ सूरज है वो कभी भी नहीं ढलेगा, यानी कि कभी भी किसी के साथ भेदभाव या क्रुएलिटी नहीं होगी। लेट फ्रीडम रेन। रेन का मतलब होता है राज करना, कि क्या राज करे यहाँ अफ्रीका पे? फ्रीडम राज करे, आजादी, स्वतंत्रता यहाँ पे राज करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ईश्वर जो है वो अफ्रीका को ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद दे। ये नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब कुछ ही समय बाद जब स्पीच खत्म हो गई तो सबने अपनी आंखें उठा के ऊपर देखा, इन ऑ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, जब आप कोई बहुत ही प्लेजेंट सा सरप्राइज देता है, या एक रिस्पेक्ट या एडमिरेशन की आपके अंदर फीलिंग आती है, बहुत ही अंदर से आपको आश्चर्य होता है, बहुत ही खुशी, प्लेजेंट सरप्राइज जिसको कहते हैं, कि सबकी थोड़ी देर के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद, सबने अपनी आंखें एकदम ऑ में उठा ली ऊपर की तरफ। बहुत ही सबको आश्चर्य हुआ, बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुए। क्या दिखा? एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे। एरे का मतलब होता है ग्रुप, या किसी कई सारी चीज़ों का कोई डिस्प्ले होना जो अरेंज हो, या बहुत ही खूबसूरती से अरेंज की गई हो, उसको हम एरे कहते हैं। तो किस चीज़ का एरे था वो? साउथ अफ्रीकन जेट प्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का, और जो भी ट्रूप कैरियर्स थे। ट्रूप मतलब जो आपके स्काउट, आपने सुना होगा स्काउट्स होते हैं, कि जो सोल्जर्स हैं या जो वहाँ के जो सैनिक हैं, उनकी परेड, उनकी वॉक जो होती है, उसको हम ट्रूप कहते हैं। तो वो जो कैरियर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, यानी कि जेट्स जो थे उनके द्वारा एक्टिविटीज हो रही थी, वो अपना एक शो कर रहे थे, एक प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहे थे, और ट्रूप के जो लोग थे, सोल्जर्स जो थे, वो भी एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग में वहां पे रोर कर रहे थे, यानी कि रोर कर रहे थे, मतलब खूब बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए वहां पे एक लाइन से चल रहे थे। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे भी परेड जो निकलती है दिल्ली की, आपने टीवी में या लाइव भी देखा होगा, वो कितनी सुंदर लगती है। उसी तरह का कुछ नज़ारा यहाँ पे भी था। ये केवल एक पिन पॉइंट, कहने का मतलब है कि इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, कि केवल एक ये नाम के लिए नहीं था कि बस एक
पिन पॉइंट प्रिसिशन की, प्रिसिशन का मतलब होता है कि बिल्कुल परफेक्ट होना, कि एक-एक पिन पॉइंट बिल्कुल बारीकी से परफेक्ट हो, उसका केवल एक उस परफेक्शन का डिस्प्ले नहीं था। आपने देखा होगा जब जो 26 जनवरी की परेड निकलती है, उसमें सबके हाथ, सबके पैर बिल्कुल एक साथ सिंक में चलते हैं और वो देखने में इतना सुंदर लगता है। तो यहीं पे पिन पॉइंट प्रिसिशन का मतलब है कि बिल्कुल एकदम बारीकी से जो प्रिसिशन की, एक साथ एक हाथ उठेगा, एक साथ पैर उठेगा, उसी का महज़ एक डिस्प्ले नहीं था कि मिलिट्री फ़ोर्स ने एक बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हमें शो किया। लेकिन वो एक डेमोंस्ट्रेशन था, वो एक अभिव्यक्ति थी, वो क्या दिखाना चाहते थे कि मिलिट्री की जो सोल्जर्स की क्या लॉयल्टी है, उनकी क्या वफ़ादारी है इस नई डेमोक्रेसी के प्रति, या ये जो नई उनकी गवर्नमेंट फ़ॉर्म हुई है, उनके प्रति, जो कि फ्रीली, आज़ादी से और बहुत ही फेयरली, बहुत ही बिना किसी इनजस्टिस के ये लोग इलेक्ट हुए हैं, बिना किसी चीटिंग के जो इलेक्शन हुआ है उसके लिए उनका एक ये लॉयल्टी थी, एक वफादारी भी वो शो कर रहे थे, ना सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था। ओके, सो ट्रूप का मतलब आपने देखा होगा, इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो इस तरह से सोल्जर्स खड़े होते हैं और एक ही तरह से जो चलते हैं, दैट इज ट्रूप। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Okay, so what are they trying to say is कि कुछ ही समय बाद जब ये ये डिस्प्ले हुआ, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स था, यानी कि डिफेंस सर्विसेज, आर्मी जो उनकी होगी या नेवी की जो फोर्स होगी, एयरफोर्स की, और पुलिस जो थी, उनके जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, जनरल्स थे, उनके जो चेस्ट थे, उनके सीने पे बिडेक्ट होने का मतलब होता है डेकोरेट हो गया, सज गया। किस चीज से सज गए? रिबन्स से सज गए, मेडल्स से सज गए, उनको मेडल्स से नवाजा गया, रिबन्स से उनका, उनके चेस्ट पे उसको लगा के उसको खूबसूरत किया गया, उनकी वर्दी और भी सुंदर लग रही थी। और जब ये हो गया तब उन्होंने सल्यूटेड मी, यानी कि नेल्सन मंडेला अपने लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी की शपथ दी कि वो हमेशा कंट्री से वफादारी निभाएंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अभी कितनी बड़ी आयरनी है कि मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी अनमाइंडफुल नहीं था, यानी कि मुझे इस बात का भान था, मुझे ये बात याद थी कि कुछ ही समय पहले, बहुत साल नहीं बीते थे और इन्हीं लोगों ने, जो आज मुझे खड़े होकर के सल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने, अगर आज से कुछ समय पहले की बात होती तो मुझे शायद अरेस्ट कर लिया होता। कि मैं बिल्कुल भी इस चीज से अनमाइंडफुल नहीं हूँ, इस फैक्ट से कि बहुत साल नहीं बीते, इन लोगों ने सल्यूट करने की जगह मुझे अरेस्ट कर लिया होता, क्योंकि जिस एक्टिविटी से, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नेल्सन मंडेला थे और जो अपार्थीड के खिलाफ वो उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, वो चीज वो याद करके कहते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया होता। फाइनली अ chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of this new South African flag. अब फाइनली जो इम्पाला जेट्स थे, जेट प्लेन्स जो थे, उन्होंने स्मोक का एक ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। आपने देखा होगा कभी कभी जो पटाखे होते हैं वो एक या क्रैकर्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आसमान में जाते हैं तो एक ऐसा आपको दिखता है ना, धुएं की एक सीधी सी लकीर सी दिखती है, तो वो एक ट्रेल फॉर्म करते हैं, स्मोक की, धुएं की ट्रेल फॉर्म करते हैं और वहां जाके आसमान में फूट जाते हैं उसके बाद। या वैसे भी आपने जो प्लेन वगैरह होगा, एरोप्लेन वगैरह आपने देखा होगा कि जब गुजरते हैं, 26 जनवरी वगैरह में भी देखा होगा आपने टीवी पर कि एक शोकेस होता है, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लैक कलर के ऐसे स्मोक का ट्रेल बनाते हुए या कुछ लिखते हुए चलते हैं। उस तरह से जो इम्पाला जेट्स थे, उन्होंने भी एक स्मोक का, एक धुएं से एक रास्ता बनाया, एक धुआं से लकीरें खींचते हुए चले गए। कौन कौन से कलर की? ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड कलर की। ये सारे कलर ही क्यों? क्योंकि ये नए साउथ इंडियन फ्लैग के कलर थे। शेवरन का क्या मतलब होता है? शेवरन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए, इस तरह के, यानी कि वो जो जा रहे थे ना अपनी ट्रेल के साथ, तो वो इस तरह का शेवरन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हुए स्मोक का ये ब्लैक ग्रीन रेड कलर का जो उसका फ्लैग है वो डिस्प्ले कर रहे थे, और इस तरह से बनाते हुए चल रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब ये जो दिन था ये बहुत ही सिंबलाइज्ड था। सिंबलाइज्ड मतलब होता है प्रतीकात्मक, यानी कि किसी का कोई चीज ऐसी जो सिंबल से हम दिखाएं या किसी साइन से हम दिखाएं, और कोई एक उसका मीनिंग हो, जैसे किसी चीज का चिन्ह, कि ये जो दिन था ये एक सिंबल था, ये एक चिन्ह था नेल्सन मंडेला के लिए। क्यों इस चिन्ह बन गया वो नेल्सन मंडेला के लिए? क्योंकि वहां पे दो नेशनल एंथम्स प्ले हुए थे, वहां पे दो नेशनल एंथम्स बजाए गए थे। एक जो था, वो जो नेशनल एंथम था वो वाइट्स का था, यानी कि जो सफेद गोरे लोग थे उनके विजन को रिप्रेजेंट करता था, और वो लोग क्या गा रहे थे? नायकोसी सेकेलेल आई अफ्रीका, ये नेशनल एंथम गा रहे थे। और जो ब्लैक्स थे, यानी कि ब्लैक स्किन टोन के लोग थे, वो लोग डाय स्टेम गा रहे थे, जो कि ओल्ड एंथम था, पुराना नेशनल एंथम था साउथ अफ्रीका का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उस दिन किसी भी ग्रुप को, यानी कि जो ब्लैक्स का ग्रुप था और जो व्हाइट का ग्रुप था, उनमें से किसी भी ग्रुप को एंथम की लिरिक्स नहीं पता थी। जैसे कभी कभी हम भी जब गाना गाते हैं ना, तो हमें म्यूजिक पता होती है, हमें गाना नहीं पता होता, तो हम टाइप से कर देते हैं। और तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो दोनों में से कोई भी ग्रुप जो थे, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि एंथम की क्या लिरिक्स है, जिसको वो पहले डिस्पाइज करते थे, यानी कि जिससे वो को पहले नफरत करते थे, जो वाइट्स थे। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एंथम था वो तो ब्लैक्स गा रहे थे, लेकिन जो नया एंथम था वो वाइट्स गा रहे थे। और ये जो नया एंथम था, ये अब जो एक नई जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी नॉन रेशियल वाली, उसका एंथम नया बना था। तो एक तो ये ऑब्वियसली ऐसा एंथम था जिसको वो एक बार नफरत करते थे पहले, कुछ समय पहले तक। तो अब उसकी जो लिरिक्स थी नए एंथम की, वो उस दिन किसी भी ग्रुप को नहीं पता थी, लेकिन जल्दी ही वो लोग उनके शब्दों को, उस एंथम को बाय हार्ट याद कर लेंगे, ये कहने का मतलब है। तो सिंबलाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीकात्मक। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo Boer War, and before my own birth, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. जिस दिन इनॉग्रेशन था, जो नेल्सन मंडेला थे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे थे, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे उसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के बारे में सोच के। तो अब वो फ्लैशबैक बता रहे हैं, वो क्या बताते हैं कि 20th सेंचुरी जो थी उसके फर्स्ट डेकेड में, यानी कि मे बी 1901 से लेके 1910 के बीच में, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड था, तो ये आपका फर्स्ट डेकेड जो हुआ वो आपका 1900 से लेकर के 1910 तक जाएगा। ओके, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गए सब देख करके, और वो हिस्ट्री को याद करके बहुत भावुक हो रहे थे। क्या हुआ था कि जो 20th सेंचुरी का पहला डेकेड था, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, अब ये कोई वॉर हुआ था जो एंग्लो बोयर वॉर था, यानी कि एंग्लो लोगों के बीच में और बोयर लोगों के बीच में हुआ था। उस वॉर के कुछ सालों के बाद जो 20th सेंचुरी का पहला डेकेड था, और नेल्सन मंडेला की बर्थ के पहले, नेल्सन मंडेला के पैदा होने से भी पहले क्या होता था, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वो डिफरेंसेस
पैच अप करते थे, यानी कि डिफरेंसेस को भेदभाव करते थे। और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को इरेक्ट किया था। इरेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को उभार देना या अपवर्ड कर देना, खड़ा कर देना। कि उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को खड़ा किया था जो कि रेशियल भेदभाव को दिखाता था। डोमिनेशन मतलब कि रेशियल डोमिनेशन मतलब कि हम गोरे हैं तो हम तुम्हें डोमिनेट करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाएंगे, तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे क्योंकि हम गोरे हैं और तुम काले हो। इस तरह का रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम किया था, कि लोगों के खिलाफ किया था जो उन्हीं की कंट्री के, उन्हीं की जमीन के जो डार्क स्किन कलर के लोग थे, उनके खिलाफ किया था, विच इज वेरी 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 क्रूअल एंड बैड। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. अब ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, रंग भेद का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट का मतलब होता है सख्त, बहुत ही सख्त से सख्त होना, बहुत ही सख्त था, बहुत ही इनह्यूमेन था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमानवीय था, कि बिल्कुल भी मानवता के दायरे में नहीं आता था, बहुत ही अमानवीय था। और इतना ज़्यादा बुरा था कि शायद ही वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर ने कभी भी जाना होगा। इतनी ज़्यादा गलत और इतना ज़्यादा सख्त और इतना ज़्यादा अमानवीय ये स्ट्रक्चर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इन लोगों ने बनाया था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या है, ये फर्स्ट डेकेड में शुरू हुआ था, अब लास्ट डेकेड है 20th सेंचुरी का। लास्ट डेकेड आपका 20th सेंचुरी का क्या हुआ, 1990। ओके, 1990 से लेकर के 1999, 1990 से 1999 तक आपका लास्ट डेकेड कहलाएगा 20th सेंचुरी का। तो अब जो लास्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, और उनका खुद का 8th डेकेड एज अ मैन, यानी कि वो लगभग 80 वर्ष के हो गए थे। वो मे बी सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में पैदा हुए थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1918 में नेल्सन मंडेला बॉर्न हुए थे। तो उनकी 20th सेंचुरी का आखिरी डेकेड चल रहा था, और उनका एज अ मैन, यानी कि उनको पैदा हुए उनका 8वां दशक चल रहा था, यानी कि वो करीब 70 साल के ऑलरेडी हो चुके थे, और ये रनिंग था 8th डेकेड उनका। और उन्होंने क्या कहा, दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ दिस कलर ऑफ देयर स्किन। कि इतने ये फर्स्ट डेकेड से लेकर अब लास्ट डेकेड चल रहा है, और इसमें पूरा जो सिस्टम था, ये जो व्हाइट लोगों ने शुरू किया था, पूरी तरह से अपटर्न हो गया था, पूरी तरह से पलट चुका था, और हमेशा के लिए पलट गया था। और इसको किस चीज ने रिप्लेस किया था, ये रिप्लेस हुआ था एक ऐसे सिस्टम के द्वारा जिसमें इक्वालिटी होगी, कि लोगों की स्किन का कुछ भी कलर हो, लेकिन उनको उनके फ्रीडम मिलेगा, उनको उनके राइट्स मिलेंगे, उनको पूरा उनका भी उतना ही अधिकार होगा, और उन्हें भी उतनी आज़ादी मिलेगी जितना कि वाइट स्किन के लोगों को मिलती थी। ऐसा ये जो एक सिस्टम ओवरटर्न हुआ है, ये लोगों की बहुत सारे संघर्षों और बहुत सारी चीज़ों को झेलने के बाद हुआ है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब वो कह रहे हैं कि अब ऐसा दिन आ गया है, दैट डे हैड कम अबाउट, वो दिन अब आ गया है कि जब हम, मेरे लोगों ने, मेरे सैकड़ों हजारों लोग जो मेरे अपने लोग थे, उन्होंने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस की हैं, यानी कि उन्होंने बहुत, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी सैक्रिफाइसेस, ऐसे ऐसी उन्होंने बलिदान किया है। थाउजेंड लोगों ने, थाउजेंड हजारों लोगों ने उनकी उनके जैसे जो ब्लैक लोग थे, वो लोग जिनकी जो सफरिंग्स थी, जिनकी जो दुख दर्द थे, और जिनकी जो हिम्मत थी, उसको ना ही कभी गिना जा सकता है, ना ही उसका कभी भी कोई पे कर सकता है। वो इतना अनमोल था, कभी भी उसको रिपे ही नहीं कर सकते हैं, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, यानी कि वो अनमोल है। इतना ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत थी, उनके कंट्री के लोगों में, उनकी कम्युनिटी के लोगों में, और इतनी तकलीफ़ें उन लोगों ने झेली हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me.
That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ओके, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस कि उस दिन मुझे ये एहसास हुआ जिस दिन ये इनॉग्रेशन और सब हो रहा था, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और दिन भी मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ एक कलेक्शन हूँ, मैं एक सम हूँ, एक जोड़ हूँ किन लोगों का, वो उन अफ्रीकन पेट्रियट्स का। पेट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, यानी कि उन सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स, उन सारे अफ्रीकन देशभक्त का मैं सिर्फ एक जोड़ हूँ, मैं सिर्फ एक सम हूँ जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए। वो जो लंबी सी और एक नोबल लाइन थी वो एंड हो गई, यानी कि वो जो नोबल लोग थे, अच्छे लोग थे, वो अब चले गए हैं। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। और वो जो नोबल लाइन जो खत्म हो गई थी, अब वो मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। वो नोबल लाइन कौन सी थी? जो उनके लोगों को इस ऑपरेशन से, इस क्रुएलिटी से आज़ाद कराने की। आई वॉज पेन्ड। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे बहुत दर्द था, मैं बहुत तकलीफ में था कि मैं उन सभी लोगों को, उन सारे देशभक्तों को थैंक नहीं कर पाया, उन सबका धन्यवाद नहीं कर पाया, उन सारे देशभक्तों का। और वो देख नहीं पाए जो उन्होंने कि जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस की थी, जो भी उन्होंने बलिदान दिए थे, वो सब आज रॉट हो चुके हैं। रॉट का मतलब ये आप देख रहे होंगे, आयरन का गेट आपको दिख रहा होगा, लेकिन रॉट का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत एफर्ट के साथ या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस के थ्रू उसके से बहुत ही सुंदर सा कुछ क्रिएट करना। जैसे कि ये मैंने क्यों इमेज लिया है, ये लोहे का एक गेट है। लोहा क्या ये शुरू से ही ऐसी था? नहीं, लोहे को पिघला के, उसको जला करके, और उसको तब ये सब शेप दिया होगा जिसने भी ये बनाया होगा। और उसके बाद देखिए ये कितने सुंदर शेप ले करके ये एक गेट का फॉर्म बन गया है। तो रॉट का मतलब होता है कि किसी चीज को क्रिएट करना बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के, स्किल लगा करके, और उस वो जब बहुत ही बुरे दौर से गुजरता है या बहुत ही हार्ड टाइम से गुजरता है, तब वो जो निखर के आता है उसको रॉट कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो भी बलिदान उन्होंने दिए थे, जो इतने कष्टों से वो गुजरे गुजरे थे, अब वो जो एक उसका रिजल्ट आ रहा है सुंदर सा देखने में, वो देखने के लिए वो लोग अब जीवित नहीं है। और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उनको उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे पाया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब ये जो अपार्थीड सिस्टम था, इसकी जो पॉलिसी थी, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी, इसने बहुत ही गहरा और बहुत ही लास्टिंग, मतलब कि जो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में छप जाए या हमेशा के लिए लास्ट कर जाए, वो कभी भी ना जाए। एक बहुत ही गहरा और न जाने वाली चोट मेरी कंट्री के लोगों को और मेरे लोगों को दी। हम सब लोग ने बहुत सारे साल गुजार दिए, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है? प्रोफाउंड का आपका मतलब होता है जिसका कोई बहुत ही गहरा असर पड़ा हो। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जो रेशियल रंग भेद की जो ये सिस्टम था, इसने बहुत ही गहरा और न जाने वाली चोट हमारी कंट्री और हमारे लोगों को दी है इस पॉलिसी ने। हम सब ने भले ही जनरेशन्स ना बिताई हो, लेकिन बहुत साल बिताए हैं इस हर्ट से। ये गहराई से जो चोट हमें जख्म मिला है, इससे उबरने के लिए हमने बहुत साल अपने गुजार दिए। सो अपार्थीड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज रंग भेद। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselers, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अभी क्या कहते हैं कि ये जो डेकेड्स थे, यानी कि कई दशक जो उन्होंने बिता दिए ब्रूटैलिटी के लिए, जो उनके साथ हुई। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्याचार करना या हिंसा करना किसी के ऊपर, कि जो ऑपरेशन मतलब किसी को दबा के रखना। ये जो दबाव के और अत्याचार के हमने जो सैकड़ों साल जो हुए हैं, हैड अनदर
अनइंटेंडेड इफेक्ट, ये जो साल हमने बिताए हैं, इतने दशक बिताए हैं, इसका एक दूसरा इफेक्ट हुआ अनइंटेंडेड, मतलब कि जानबूझ कर नहीं, अनजाने में एक ऐसा असर हुआ कि ये जितने भी नाम इन्होंने दिए हैं, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लेथुलियस, ये सारे वही सब स्ट्रगलर्स के नाम थे, उन सारे बलिदानियों के नाम थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी बहुत सैक्रिफाइस किया और लड़ाई लड़ी अपार्थीड के खिलाफ। तो उन सारे लोगों को यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे वो लोग थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनकी बिल्कुल अविस्मरणीय करेज थी, हिम्मत थी, मतलब बहुत ही ब्रेव थे वो लोग, और बहुत ही ज़्यादा विजडम, बहुत ही शीलता उनमें थी, बहुत ही जेनरोसिटी थी, बहुत ही काइंड थे। और ऐसे लोग थे जो शायद ही किसी को पता हो, मतलब कभी भी ऐसे लोग अब मिलना मुश्किल है, ऐसे लोग अब जल्दी नहीं मिलेंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए नेल्सन मंडेला ने किस कंपैरिजन किया है, किस तरह का कंपैरिजन किया है, वो क्या कहते हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो इतना चरित्रवान ये लोग हैं, इतने महान जो लोग हैं, ऐसे महान चरित्र को इतनी हाइट, यानी कि इतने ऊंचे लेवल का कैरेक्टर को बनाने के लिए शायद अत्याचार भी बहुत ही गहराई से झेलना पड़ता होगा, ऐसा रिक्वायर्ड होगा कि आपकी जो चरित्र तभी बनेगा जब आप इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करेंगे। अब आगे वो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, कि जो उनकी कंट्री है वो मिनरल्स के लिए और हीरे जवाहरातों के लिए, जो उनकी मिट्टी में ज़मीन में दबे हैं उनकी कंट्री के, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंट्री का सबसे बड़ा जो खजाना है वो मेरे लोग हैं, जो कि बहुत ही फाइन हैं, बहुत ही ट्रू हैं, बहुत ही सच्चे हैं, और सच्चे डायमंड, सच्चे हीरे से भी ज़्यादा सच्चे और रिफाइंड, यानी कि फाइनर और भी ज़्यादा प्योर हैं। ये यहाँ पे कंपैरिजन नेल्सन मंडेला ने किया है कि जो उनके कंट्री में जो मिनरल्स पाए जाते हैं या खजाना पाया जाता है, तो वो कहते हैं कि उनसे भी ज़्यादा बेटर जो खजाना है वो उनके वहाँ के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing us strength and resilience that defies the imagination. Comrades का मतलब होता है आपके friends. Friends जो होते हैं उनको हम comrades कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कमराड्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे स्ट्रगल में जो मेरे साथ रहे हैं, इन्हीं से मैंने जाना है कि करेज का क्या मतलब होता है, हिम्मत किसे कहते हैं। और मैंने देखा है टाइम एंड अगेन, मैंने टाइम टू टाइम देख रखा है कि जो मेन और वेमेन हैं, जो आदमी और औरत हैं, उन्होंने किस तरह से रिस्क लिया और एक आइडिया के लिए, एक फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। मैंने देखा है उन मेन को, उन लोगों को जिन्होंने इनको उनके ऊपर अटैक होते थे, उनके ऊपर टॉर्चर होता था, बहुत ही उनको प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी वो स्टैंड अप करते थे, फिर भी वो उठ के खड़े होते थे बिना टूटे, बिना अपना दिल, उनका दिल भी नहीं टूटता था, बिना टूटे, बिना हार माने वो फिर से खड़े हो जाते थे, एक स्ट्रेंथ दिखाते थे, हिम्मत दिखाते थे और रेजिलियंस दिखाते थे। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक करना, यानी कि गिर के उठना, कि वो गिरते थे, कई बार गिरते थे, कई बार टॉर्चर होते थे, फिर भी उठ के खड़े हो जाते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो कि हमारी इमेजिनेशन को डिफाई करता है कि मतलब रिफ्यूज करता है हमारी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा रियल में हुआ है। कि विरोध करना, डिफाई करना मतलब विरोध करना। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने ये चीज सीखी है कि करेज का मतलब, यानी कि हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर है ही नहीं।
कि एब्सेंस ऑफ फियर, फियर की एब्सेंस का मतलब करेज, ये नहीं होता है। लेकिन फियर के ऊपर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब जीत, फियर को जीत लेना, डर को जीत लेना करेज होता है। कि फियर के गायब होने का मतलब करेज नहीं होता है, फियर को जीत लेने का मतलब करेज होता है। एक ब्रेव मैन, एक हिम्मती आदमी वो नहीं होता है जो कभी भी नहीं डरता है। हर इंसान को डर लगता है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर ना लगे, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो उस डर पे विजय प्राप्त करे, जो उस डर को भी जीत ले, उसको भी हासिल कर ले। ओके, सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो पैदा हो इसलिए कि उसे दूसरे व्यक्ति से हेट करने, या पैदाइशी वो किसी दूसरे व्यक्ति से हेट करने लगे उसके रिलीजन या उसके बैकग्राउंड या उसके स्किन कलर की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जब बड़े होते हैं, आसपास की अपनी सराउंडिंग्स देखते हैं, तब वो धीरे धीरे नफरत करना सीखते हैं। And if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब वो कितनी खूबसूरत बात नेल्सन मंडेला यहाँ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बॉर्न जब होता है, तब वो ऐसे बॉर्न नहीं होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या बैकग्राउंड या स्किन कलर के लोगों से नफरत करता है। लोग धीरे धीरे जब वो बॉर्न होके बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो सीखता है नफरत करना अपने आसपास के लोगों से सुन के, घर में भी या स्कूल में या जहाँ कहीं भी, तो वो हेट करना सीखता है। और वो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, कि जब वो नफरत करना सीख सकता है, तो प्यार करना भी उसे सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो होता है वो ज्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट को दैन इट्स ऑपोजिट। यानी कि नफरत से ज्यादा नेचुरली ह्यूमन का हार्ट प्यार करना सीख जाता है, यानी कि नफरत से ज्यादा जल्दी प्यार करना ह्यूमन का दिल सीख सकता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अभी कह रहे हैं कि जब उनके ग्रिमिस्ट टाइम्स चल रहे थे प्रिजन में, ग्रिमिस्ट का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल समय, सबसे ज़्यादा खराब, डार्क और सैड टाइम जब उनके जेल में कट रहे थे, जब उनके कमराड्स को, यानी कि उनके दोस्तों को, उनके साथियों को और उनको उनकी लिमिट्स तक पुश किया जाता था, यानी कि इतना तोड़ दिया जाता था, इतना ज़्यादा उनको मारा पीटा अत्याचार किया जाता था कि वो बिल्कुल टूट जाएं, उनको उनकी लिमिट तक, उनकी हद तक पुश किया जाता था कि टूट जाओ तुम। तब भी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने एक ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब होता है अंधेरे में एक बहुत ही, जैसे ये पूरा डार्क है और एक छोटी सी कहीं रोशनी आपको दिखे, कि मुझे एक रोशनी दिखती थी ह्यूमैनिटी की, मानवता की एक छोटी सी हल्की सी रोशनी दिखती थी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो हमारे चौकीदार थे जो वहाँ जेल के, उनमें से एक जो गार्ड था, उसमें मुझे एक ह्यूमैनिटी की एक हल्की सी झलक दिखती थी। मे बी वो एक सेकंड के लिए दिखती थी, लेकिन वही मेरे लिए बहुत काफ़ी था, मेरे लिए इनफ था, मुझे ये अश्योर कराने में, मुझे ये विश्वास दिलाने में कि मैं लड़ता था वापस से, और कीप ऑन गोइंग, मैं लगातार कंटिन्यू करता था अपना स्ट्रगल, और बिल्कुल भी टूटता नहीं था। ये एक झलक जो थी, एक जो उम्मीद की किरण थी, मानवता की किरण जो मुझे उसकी आंख में दिखती थी, वही मुझे जिंदा रखने के लिए और मोटिवेट रखने के लिए बहुत थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब कह रहे हैं कि जो इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी फ्लेम है, वो एक ऐसी लौ है जिसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। यानी कि अगर इंसान में अच्छाई है तो भले ही वो ऊपर से अपने आप को अच्छाई अपनी ना दिखाए, वो उसको छुपा ले जाए या वो छुपी हुई हो, लेकिन वो कभी बुझ नहीं सकती, वो समय आने पर कभी ना कभी सामने जरूर आएगी। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. अब कह रहे हैं कि जिंदगी में हर एक मैन जो होता है, हर एक जो इंसान है, उसके दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। एक जिम्मेदारी जो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति होती है, और दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो उसके उसके लोगों के प्रति होती है, उसकी कम्युनिटी, उसकी कंट्री के प्रति होती है।
सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में हर एक इंसान जो है वो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है अपनी एबिलिटीज और अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से। यानी कि जो सोसाइटी सिविल है, जो सभ्य समाज है, वहां पे जो हर एक व्यक्ति है वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने की कोशिश करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरी बर्थ और जो मेरा कलर था, ऐसे मेरी बर्थ और मेरे कलर जैसे इंसान के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन था, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में क्या सिस्टम था कि जो मैन ऑफ कलर से यहाँ क्या मतलब है, ब्लैक पीपल, जो रंग भेद का शिकार होते थे, वो अगर कोशिश करते थे या वो अगर वो अटेम्प्ट करते थे, वो चाहते थे कि वो एक इंसान की तरह ट्रीट किए जाएं, या वो उनका ये एक्सपेक्ट करना कि उनको भी ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, उसके लिए उनको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट करने का मतलब अकेला छोड़ दिया जाता था, अकेले रहने पे मजबूर कर दिया जाता था। किस बात की सजा मिलती थी कि इंसान है हम, तो हमें इंसान की तरह ट्रीट करो, ये ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे कि उनको सजा मिलती थी। सोच के देखिए आप कैसा लगता होगा वहां के लोगों को। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty or to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. South Africa में क्या सिस्टम था? साउथ अफ्रीका में सिस्टम था कि अगर किसी व्यक्ति ने, उनके उनकी तरह के व्यक्ति ने जो फुलफिल करना चाहता है अपने पीपल के प्रति अपनी ड्यूटी, यानी कि अपनी कंट्री या अपनी कम्युनिटी के प्रति, कि वो ब्लैक थे, तो ब्लैक के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। क्यों उठाई? कि वो अपने लोगों के प्रति जो उनकी कर्तव्य बनता है उसको पूरा करना चाहते थे। तो जो भी ऐसा ट्राई करना चाहता था उसको इनएविटेबली रिप कर दिया जाता था। इनएविटेबल मतलब कि कोई चीज जो अटल है, जो होके रहेगी, और रिप करना मतलब फोर्सफुली अलग कर देना, कि उनको जबरदस्ती करके अलग कर दिया जाता था। कोई अगर अपने लोगों के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति कुछ अपनी ड्यूटी दिखाना चाहेगा तो उसको जबरदस्ती अलग कर देते थे उनकी फैमिली से, उनके घर से, और उनको फोर्स करते थे कि वो एक अलग थलग जिंदगी जिए, अकेले जिए, और ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। ट्वाइलाइट का क्या मतलब हुआ? ट्वाइलाइट का मतलब होता है इस तरह का जो समय होता है, आपने देखा होगा जब सूरज उगता है या सूरज ढलने वाला होता है, तो इस तरह का जो गोधूली की वेला जिसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम डॉन एंड डस्क कहते हैं, तो इस तरह का जो टाइम होता है ये इवनिंग का या अर्ली मॉर्निंग का, उसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं। ट्वाइलाइट मतलब ये इस तरह का, ना पूरी तरह से दोपहर ना पूरी तरह से रात, एक बीच का समय। तो ये ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस थी किस चीज की? सीक्रेसीज की। सीक्रेसी मतलब राज, रहस्य, और रेबिलियन की, रेबिलियन मतलब विद्रोह की। तो राज या रहस्य एक तरफ हो गया और एक तरफ विद्रोह हो गया। इन दोनों का एग्जिस्टेंस, मिला जुला एग्जिस्टेंस था, और ये इस तरह से जीने को मजबूर करते थे साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे उनको, वाइट कम्युनिटी के लोग। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब वो कहते हैं कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली के ऊपर अपने लोगों को चूज नहीं किया था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, की जो मेरे कम्युनिटी के लोग थे, मैंने ये चूज नहीं किया था कि मैं उनको अपनी फैमिली से ऊपर रखूं। लेकिन जैसे जैसे मैं उनको सर्व करने लग गया, उनके प्रति समर्पित होने लग गया, मैंने देखा कि वो सारी चीजें मुझे रोक रहा है, मुझे प्रिवेंट कर रहा है। एक बेटा होने के नाते, एक भाई, एक पिता, एक पति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे मुझे विमुख कर रहा है, मुझे रोक रहा है। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. अब वो कह रहे हैं कि मैं जो पैदा हुआ था, मैं आजादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आजादी चाहिए थी, मुझे आजादी की भूख है। मैं फ्री ही पैदा हुआ था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद ही पैदा हुआ था। हर एक तरीके से मैं फ्री था, हर एक तरीके से जो मुझे पता है मैं आजाद था, हर एक उस इंसान के लिए की तरह जैसे बाकी लोग थे वैसे ही मैं था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट,
मैं आज़ाद था अपनी माँ की झोपड़ी के पास के मैदानों में दौड़ने के लिए। मैं आज़ाद था एक साफ-सुथरे झरने में तैरने के लिए जो मेरे गाँव से होते हुए जाता है। मैं आज़ाद था उन सारे मील्स को, मिलीज़ मतलब होता है खाने-पीने की चीज़ें, कुछ जगहों पे मेज़ या कॉर्न को भी मिलीज़ कहते हैं, इस तरह से भुट्टे को कहते हैं, कि मैं आज़ाद था कि मैं भी आसमान के नीचे खड़े होकर के भुट्टे को भूनूँ एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं आज़ाद था किस चीज़ के लिए कि मैं भी बुलॉक कार्ट्स जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, उनको उनके पीछे बैठ करके उसके मज़े ले सकूँ, उस पे बैठ करके घूम सकूँ। यानी कि हर एक चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की बातों को माना, उनका पालन किया, और अबाइड करने का क्या मतलब होता है? अबाइडेड का मतलब होता है किसी रूल को या लॉ को फॉलो करना, और अपनी ट्राइब के जो उनकी कम्युनिटी के कस्टम्स थे, परंपराएं थी, उनको जब तक उनका पालन करते रहा, अपने फादर की बातों को ओबे करते रहा, तब तक गॉड या मैन जो थी उनके द्वारा मुझे कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken up from me, that I began to hunger for it. अब वो क्या कहते हैं कि जब तक ये सब चीज़ें मैं ओबे करता गया, तब तक मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ। इट इज़ ओनली व्हेन, ये सिर्फ़ तभी जब मैंने ये सीखा, जब मैं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम है, यानी बॉयहुड मतलब वो उस समय लड़के थे, टीनेजर थे, कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है, ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है, ये सिर्फ़ एक कल्पना है। और एक बबल की तरह है जो कभी भी फूट सकता है, मैं एक कल्पना में जी रहा हूँ। जब मैंने ये डिस्कवर किया, जब मैं यंग मैन हो गया, जब मैं थोड़ा 20s में अपने आ गया, कि मुझसे जो मेरी आज़ादी है वो छीन ली गई है, तब मुझे उस आज़ादी को पाने की भूख मेरे अंदर जागी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले एक स्टूडेंट होने के नाते, जब छात्र था मैं, तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। जो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, ट्रांजिटरी मतलब जो छोटे पीरियड के लिए, कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई फ्रीडम होती है, कि सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, एक ट्रांजिटली, एक शॉर्ट टाइप की कुछ समय की फ्रीडम चाहिए थी, कि मैं रात को अकेले बाहर रह सकूं, जब तक चाहूं तब, जब मैं चाहूं तब घर वापस आऊं, जो मुझे पसंद आए वो मैं रीड करूं, जब जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं जाऊं। इन सारी चीज़ों की आज़ादी के लिए मैं अपने जब मैं यंग हुआ, एज अ स्टूडेंट नया नया मैंने शुरू किया, तब मुझे इन सभी चीज़ों की आज़ादी चाहिए थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन बाद में एज अ यंग मैन जब वो जोहानसबर्ग में गए, तब उनको चाहत हुई, वो उन्होंने यर्न किया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अंदर से चाहत हुई कि जो बेसिक फ्रीडम्स हैं, जो एक इज्जतदार जो इंसान को जो फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है, कि वो अपने पोटेंशियल जो उनकी जो वो कर सकते हैं वो अचीव करें, वो कमाएँ, वो शादी करें, एक फैमिली रखें, ये सब जो नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो फ्रीडम था, जो उनकी लॉफुल ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी में ऑब्स्ट्रक्ट ना डाले, और वो भी आराम से ये सारी चीज़ों को एन्जॉय कर सकें, ऐसी फ्रीडम की चाहत उनमें पैदा हो गई। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Government, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है, यानी कि जो मेरे फेलो साथी लोग हैं वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का क्या मतलब होता है? कर्टेल्ड का आपका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर देना किसी को, यानी कि किसी को रोक देना।
कि या लिमिट कर देना, ओके, कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम लिमिटेड या रोक नहीं दी गई है, पर जो भी मेरे जैसा दिखता है उन सबकी फ्रीडम को रोक दिया गया है। और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और ये तब था जब उनकी जो खुद की फ्रीडम के लिए जो उनकी हंगर थी, जो भूख थी, कि उनको बेचैनी थी कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, वो और बड़ी भूख में और बड़ी हंगर बेचैनी में बदल गई कि अब उन्हें उनके लोगों की फ्रीडम भी चाहिए थी। यानी कि वो इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड से होकर के वो लोगों में फैल गया, कम्युनिटी के लिए फ्रीडम में उनका माइंड चेंज हो गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that draw a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. Okay, so what they are trying to say is कि जो मेरे लोगों को आज़ादी दिलाने की जो मेरी एक चाहत थी कि वो भी अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, दैट एनिमेटेड माय लाइफ। एनिमेटेड का मतलब होता है एनर्जाइज़ कर देना, कि इस चीज़ ने मेरे अंदर एक अजीब-सी एनर्जी डाल दी कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, लोगों को फ्रीडम दिखाना है। और इसने क्या किया, इसने बिल्कुल बदल दिया, ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, तब्दील कर दिया एक डरे-डरे से यंग मैन को, एक डरे से युवा को एक बोल्ड युवा बना दिया, एक बहुत ही हिम्मती युवा बना दिया, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील या लॉयर होना, कि लॉ पे बांधने वाला, लॉ की हर बात को ओबे करने वाले अटॉर्नी से मुझे एक क्रिमिनल बना दिया, मुझे एक अपराधी बना दिया, कि कहाँ मैं बिल्कुल फॉलो करता था एक सारे लॉज को, सारे नियम को गवर्नमेंट के, और कहाँ मैं बिल्कुल अपराधी बन गया था, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, एक अपने मतलब जो अपने परिवार से प्यार करता था, अपने वाइफ से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक ऐसा मैन बना दिया था जिसका पास कोई घर ही नहीं था, जिसने एक लाइफ लविंग मैन को, कि जिसको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था, ऐसे इंसान को एक मंक की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया था। मंक का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जो मोनेस्ट्री में लोग रहते हैं, जो अपनी लाइफ को, सन्यासी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, दैट इज अ मंक। कि एक लाइफ लविंग मैन को, एक फैमिली मैन को एक मंक बना दिया उन्होंने। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor और एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। अब वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट मैन, जो मेरे बगल का आदमी है, उससे ज़्यादा मैंने सैक्रिफाइस, या बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ब्रेव मैं नहीं हूँ, मैं भी उसी की तरह, उससे कम ही होऊंगा। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने ये चीज़ महसूस की कि जो एक बेसिक से लिमिटेड से फ्रीडम है, वो भी मुझे इंजॉय करने की इजाज़त नहीं है, वो भी इंजॉय करना मुझे अलाउड नहीं है। और जब मैंने ये चीज़ जानी कि मेरे लोग भी उसी चीज़ से जूझ रहे हैं, तो मेरे अंदर और मोटिवेशन आ गया कि अब मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। फ्रीडम इज इनडिवाइसिबल। फ्रीडम जो होती है वो बिल्कुल भी डिवाइडेड नहीं होती है, फ्रीडम सबको बराबर से मिलनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी मेरे लोगों में, मेरी कम्युनिटी के लोगों में से किसी एक में भी बंधन बना हुआ है, चेन्स में वो जकड़ा हुआ है, तो वो चेन हम सब पे हैं। और हम सारे लोगों, अगर मेरे सारे कम्युनिटी के लोगों पे चेन्स में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, तो मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as securely as the oppressed। और वो कहते हैं कि सिर्फ जो अप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, सिर्फ उसको ही आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अत्याचार कर रहा है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो भी बंधा हुआ है अत्याचार करने में। वो जो अत्याचार कर रहा है किसी के ऊपर, जो किसी को दबा रहा है, वो भी तो एक बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही, उसका दिमाग एक ही जगह घूम रहा है, लिमिट में घूम रहा है, एक पिंजड़े में कैद हो गया कि मुझे इस पे अत्याचार करना है। तो उसको भी इस अत्याचार करने के दायरे से आजाद होना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं नेल्सन मंडेला का। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आजादी छीन ले, वो खुद गुलाम है, वो खुद कैदी है नफरत का। वो भी तो नफरत में कैद है, क्योंकि वो उससे नफरत करता है, इसलिए उसने उसके ऊपर अत्याचार किया। तो वो भी एक तरह से प्रिजनर है, वो भी कैद है अपनी नफरत में। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो प्रेजुडिस का मतलब होता है आपका
किसी के प्रति पार्शियलिटी करना या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कम्युनिटी के प्रति पार्शियलिटी या भेदभाव करना। और नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है बहुत ही छोटी संकीर्ण मानसिकता जिसे कहते हैं, कि वो भी नफरत का कैदी है, वो भी बिहाइंड द बार्स लॉक्ड है, यानी कि वो भी जेल में बंद है। किस चीज की जेल में वो बंद है? संकीर्ण सोच की और पार्शियलिटी का जो जेल है उसके पीछे वो भी लॉक्ड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूं तो मैं भी खुद फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और वैसे ही श्योरली कि मैं भी फ्री नहीं हूं अगर मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाएगी तो मैं फ्री नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम हूं। वैसे ही जो मेरी आजादी मुझसे छीन रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी गुलाम है, वो भी कैदी है नफरत का, नैरो माइंडेडनेस का और प्रेजुडिसेस का। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड यानी कि जिस पे अत्याचार हो रहा है वो भी, और जो ऑप्रेसर है यानी कि जो अत्याचार कर रहा है, वो दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों से ही इंसानियत छीन ली गई है। ऑप्रेसर बिल्कुल भी इंसानियत उसके अंदर नहीं बची है, तभी वो अत्याचार कर रहा है। और जो ऑप्रेस्ड है उसको इतना ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि वो अपने इंसान होने पे कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा है। तो दोनों ही ह्यूमैनिटी से रॉब्ड ऑफ है, छीन लिए गए हैं दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी। सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, बहुत ही मोटिवेटिंग सा चैप्टर था। वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब देखते हैं वन लाइनर्स में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड आप भी देखिए कि आप कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं। So here we go with the first question. What is the name of the book that Nelson Mandela wrote? कौन सी बुक लिखी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिससे ये एक्सर्प्ट किया गया है। What is the name of the political party that Mandela joined? African National Congress. What is the name of the system of racial segregation that Mandela fought against? वो जो racial segregation था, यानी कि रंग भेद करने का जो एक सिस्टम था जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, उस सिस्टम का क्या नाम था? आपने सुना है, चैप्टर में मैंने कई बार बोला है, अपार्थीड। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड मंडेला टेक हिज ओथ ऑफ ऑफिस एज प्रेसिडेंट? कहाँ पे वो पूरा सेरेमनी हुई थी इनॉग्रेशन की जहाँ पे मंडेला ने एज अ ओथ लिया था ऑफ ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट? द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। व्हाट डिड मंडेला से अबाउट द मीनिंग ऑफ करेज? करेज के बारे में मंडेला क्या कहते हैं? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। की करेज का मतलब फियर की एब्सेंस नहीं होता बल्कि उस पर जीत होता है। What is the name of the flame that Mandela said can be hidden but never extinguished? कौन सी flame थी वो? Flame of freedom. What did Mandela say about the country's greatest wealth? उन्होंने country की great wealth किसको कहा है? वहां के लोगों को, its people. What did Mandela say about the depths of oppression? जो ऑपरेशन, जो अत्याचार है, उसकी गहराइयों के बारे में मंडेला ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन क्रिएट्स डेप्थ ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड which must be transformed into hope and reconciliation. कि ऑपरेशन जो है उससे क्या होता है, गहराई से लोगों के अंदर कड़वाहट और नफरत भर जाती है, और इस कड़वाहट और नफरत को उम्मीद में और शांति में तब्दील यानी कि बदल, ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। Who according to Mandela is not free? कौन फ्री नहीं है? द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री। क्यों? ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है वो कैसे कैद में है? वो हेट्रेड की कैद में है, प्रेजुडिसेस की कैद में है। Why were two national anthems sung at Mandela's inauguration? अब जो नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन हुआ था वहां पे दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? टू सिंबलाइज द न्यू साउथ अफ्रीका विच वॉज अ रेनबो नेशन ऑफ ऑल रेसेस। दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे क्योंकि जो नया था नेशनल एंथम वो नए साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिंबलाइज कर रहा था कि एक रेनबो नेशन है जहाँ पे हर रेस के लोग, हर स्किन टोन के लोग आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू द ग्लॉसरी। आप देख सकते हैं बिसीज्ड वर्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि घेरना या किसी को घेर लेना, तो वहां पे वो घेरे हुए थे, डिग्निटरीज थे, तो यहाँ पे मीनिंग क्या दिया हुआ है? टू बी सराउंडेड बाय एनिमीज या फिर अंडर अटैक होना, टिपिकली इन अ मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बेसिकली ये मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है कि जब चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं किसी अपराधी को या दुश्मन घेर लेते हैं, उसे हम बेसीज्ड कहते हैं। और प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे होता है? बेसीज्ड।
इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसी तरह से आपके बाकी सारे वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सारे वर्ड्स का मैंने कोशिश किया है कि जितना सिंपल से सिंपल मीनिंग हो सके आपको प्रोवाइडेड हो, सो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो टुडे, एंड with this we have come to an end. Thank you so much friends for joining in today's video. बहुत बहुत आप सबका थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, देन प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आई सौम्या, आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।